ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको क्लास में रिवाइज करवा रहा हूँ। रिटर्न वर्क आपको वही करना है जो सिर्फ आपकी बुक में है। वो मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज जो है वो आपको रिटर्न वर्क करने हैं, और जो मैं नोट सेंड कर रहा हूँ आपको वो आपको फिर नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स, इनमें से कौन सा एग्जांपल मस्कुलर फोर्स का नहीं है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन लिख रहा हूं यहां पर, आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, अ पोर्टर कैरिंग अ लोड ऑन carrying a load on a wheelbarrow। बेटा ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, आपको मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आपको बताना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं फिर आप बताना इसमें। सेकंड ऑप्शन है इसमें, बेटा these questions are not available in your book। An apple falling from a tree। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन है इसमें, अ चाइल्ड राइडिंग अ बाइसिकल। और फोर्थ ऑप्शन है, अ पर्सन ड्रॉइंग वाटर। A person drawing water from a well। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, आप पहले क्वेश्चन को समझिए। Which of the following is not an example of muscular force, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स का नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया। Which of the following is not an example of muscular force। क्वेश्चन समझ में आया बेटा। हाँ तो बताइए अब कौन सा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन है इसके अंदर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द एग्जांपल, नॉट एन एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स, क्योंकि देखो कैरिंग अ लोड ऑन द व्हील बैरो, व्हील बैरो है जिसके ऊपर सामान रख के और उसको व्हील के ऊपर खींचा जाता है। तो उसके अंदर भी क्या लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं वो पोर्टर किसी चीज को खींचने के लिए। दूसरा, चाइल्ड राइडिंग अ बाइसिकल, एक बच्चा साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाने के लिए भी उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है, मस्कुलर फोर्स। तीसरा, अ पर्सन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, एक आदमी कुएं में से पानी निकाल रहा है, तो पानी निकालने के लिए भी उसको मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। बट एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, दिस इज द टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इनमें से कौन सा एग्जांपल फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नहीं है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं इसके अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है, अ लीफ फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। सेकंड ऑप्शन है इसमें, अ बॉय पुशिंग अ कार्ट ऑन अ लेवल प्लेन। थर्ड ऑप्शन है इसमें, अ डाइवर जंपिंग into a swimming pool। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें, a stone falling from the top of
अ क्लिफ। बताओ। वेरी गुड। ऑप्शन करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है बेटा, क्योंकि इन सभी के अंदर ये चीज किसी ना किसी सर्टेन हाइट से ऊपर किसी नीचे गिर रही है, जिसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसमें भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। बट इसमें एक बॉय पुश कर रहा है एक कार्ट को। दिस इज नॉट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप बताओ मुझे कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, when we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubble. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to, पहला ऑप्शन है प्रेशर ऑफ वाटर। अभी बोलता हूँ बेटा, अगर मैं ऑप्शन लिख दूं इसके फिर बोलता हूँ। सेकंड ऑप्शन है इसमें ग्रेविटी ऑफ। थर्ड ऑप्शन शेप ऑफ रबर बल्ब। और फोर्थ ऑप्शन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन ये है कि जैसे आपके पास ये एक बॉटल, वाटर बॉटल है, हमने इसमें ड्रॉपर डाला। ड्रॉपर आपने देखा ना इस तरह से होता है, जिसकी शेप ऐसी है, और ऊपर उसके नोजल रबड़ का। ठीक है। अब जैसे इस ड्रॉपर को प्रेस करते हैं ऊपर से, तो हम देखते हैं इसके अंदर ना वाटर बबल्स उठने लग गए। इसमें से वाटर बबल्स उठ रहे हैं। ठीक है बेटा। जैसे हम इसको प्रेस करके छोड़ते हैं, छोड़ने से हमने क्या देखा कि इस ड्रॉपर के अंदर वाटर फिल होना शुरू हो गया। क्लियर? अब समझ में आया क्वेश्चन? मैं एक बार मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उसको। व्हेन वी द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर, हम जब प्रेशर इसके बल्ब के ड्रॉपर को प्रेस करते हैं, ठीक है, विद इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, जो इसकी नोजल है वो पानी के अंदर है, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो इस ड्रॉपर में जो एयर थी वो बाहर निकलती है और बबल्स की फॉर्म में हमें नजर आती है। उसके बाद वंस वी रिलीज द प्रेशर, अगर हम इस ड्रॉपर को छोड़ दें, प्रेशर को हटा दे, तो क्या होगा? वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर, इस ड्रॉपर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा। द राइज ऑफ वाटर इन ड्रॉपर इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से हो रहा है? आपको चार ऑप्शन लिखे हैं मैंने, तो चारों में से बताना किस वजह से हो रहा है ये। और कोई? वेरी गुड। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको मैंने बताया था, केस ऑफ सिरिंज, एयर शकर, ये सारे इसी के एग्जांपल है। समझ में आया? दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्टेक्ट फोर्स, इसमें से कौन से कॉन्टेक्ट फोर्स आपको बताने हैं? मैं ऑप्शन लिख रहा हूं पहले यहां पर। फ्रिक्शन, बी है ग्रेविटेशनल, आवाज नहीं बेटा, और डी ऑप्शन है इसमें मस्कुलर। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन इसमें ये आता है, फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी। सेकंड ऑप्शन है बी एंड सी। थर्ड ऑप्शन है इसमें ए एंड डी। और फोर्थ ऑप्शन है बेटा बी एंड डी।
बताओ जी, इनमें से कौन सा, ये ऑप्शन है ABC के लास्ट में, कौन से मस्कुलर फोर्स के, वेरी गुड, सी, ऑप्शन सी। ये दोनों जो है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मस्कुलर फोर्स, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये दोनों कैसे हैं बेटा, दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ वी रिलीज अ मैग्नेट held in our hand, held in our, it falls to the ground, the force responsible for this, इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, बता सकते हो? मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन में से आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर मस्कुलर फोर्स, और थर्ड ऑप्शन है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट हमारे हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है, तो इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? वेरी गुड, इसीलिए कहते हैं किसी भी क्वेश्चन हमें जल्दबाजी में नहीं देना चाहिए, पहले क्वेश्चंस को समझना चाहिए, उसके ऑप्शंस को सुनना चाहिए, उसके बाद आंसर देना चाहिए। तो आप लोगों ने मैग्नेट का नाम सुना, तो आपने सोचा कि मैग्नेटिक फोर्स, हम इसी को लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पहले ऑप्शन सुना करो उसके बाद। एंड कोई भी बच्चा चैट बॉक्स के अंदर मैसेज नहीं लिखेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप माइक ऑन करके मेरे को बताइए, चैट बॉक्स में कोई किसी तरह के मैसेज, किसी तरह का कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following force is utilized in reducing air pollution by removing dust, soot and fly ash, plastics, particles from the smoke coming out of chimney of the factories? ऑप्शन है पहला मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा ऑप्शन है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड ऑप्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फोर्थ ऑप्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन ये है कि कौन सा फोर्स, जो फैक्ट्री में चिमनियां लगी होती है, उन चिमनी में से डस्ट पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स, उनको साफ करने में काम आता है, बता सकते हो? रीजन, रीजन समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है कौन सा होता है, जो फोर्स चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, या चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में। तो देखो, आपने देखा होगा फैक्ट्रियों के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी चिमनियां लगी होती है, इनमें से धुआं निकलता है सारा, ऐसे ही होता है ना? तो इस धुएं के साथ साथ इसके अंदर काफी सारे पार्टिकल जाते हैं, स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, सूट पार्टिकल्स, ये सारे जाते हैं। अगर ये पार्टिकल ऐसे के ऐसे एयर के अंदर मिक्स हो जाए, तो हमारी एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगी। तो क्या करते हैं, इस चिमनी के साइड में यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है, इस डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर।
क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं चार्ज होते हैं, और जैसे ही डस्ट पार्टिकल स्मोक पार्टिकल जाते हैं तो ये चार्ज इनके अंदर चार्ज जनरेट हो जाता है मूव करते करते। तो जैसे ही पार्टिकल ऊपर जाते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है, इन चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने वाला अपनी तरफ अटैच कर लेता है। अब जो ऊपर एयर जा रही है बिल्कुल क्लीन एयर जा रही है, साफ धुआं जा रहा है पूरा, तो वो चिमनी जो है उससे भी बाद में साफ कर लेते हैं, और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो एयर में जाने से बच जाते हैं। इस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, the same force F acts on four different objects having the area given below one by one, in which case it exerts the maximum pressure। देखो जी, फोर्स ये दे रखा है हमें F, ठीक है। एरिया देखो क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट एरिया दे रखा है 20 मीटर स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन दे रखा है हमारे को 50 मीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन 10 मीटर स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन 100 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि चारों एरिया पर एफ फोर्स मतलब एक जैसा सेम चाहिए, इक्वल फोर्स चारों पे लगाया जा रहा है। तो चारों में से सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे लगेगा बताइए। मयंक वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, आपके वहां पर नेटवर्क इश्यू है बेटा। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। 10 मीटर पर स्क्वायर नहीं, 10 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। वो क्यों हुआ है आंसर? क्योंकि आपको मैंने बता रखा है प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब चारों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो सेम लग रहा है, और प्रेशर फोर्स एरिया की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझा रखा है। अगर दो चीजें दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हम एक चीज को अगर इंक्रीज करते हैं तो दूसरी चीज क्या हो जाती है, डिक्रीज। वो कह रहे हैं प्रेशर मैक्सिमम किस पे लगेगा, जिसका एरिया मिनिमम होगा। एरिया मिनिमम कौन सा इनमें से, 10 मीटर से। सो इट एक्सर्ट द मिनिमम सॉरी मैक्सिमम प्रेशर। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट वैल्यू ऑफ फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहला ऑप्शन है इसके अंदर ए 101.3 किलो पास्कल्स। बी है 76 mm ऑफ मर्करी। सी ऑप्शन है 101.3 पास्कल, 101.3 पास्कल। और डी है इसके अंदर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है यहाँ पर ए एंड बी, जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर था एक। बी ऑप्शन आता है इसके अंदर बी एंड सी। सी ऑप्शन आता है इसके अंदर ए एंड डी। और डी ऑप्शन आता है इसके अंदर डी एंड डी। बताओ जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये कह रहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट वैल्यूज फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनमें से कौन सी वैल्यू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की करेक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है?
बताओ बेटा। ऑप्शन नंबर सी दैट इज ए एंड डी, ये दोनों करेक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, बाकी दिस इज इनकरेक्ट वैल्यू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। हाँ, ठीक है। Which of the following does not work on existence of atmospheric pressure? अब आप ध्यान से सुनना, ऑप्शन थोड़े बड़े में इसलिए बोल रहा हूं। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एग्जिस्टेंस के ऊपर काम नहीं करता है, आपको वो बताना है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर, राइज ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन द ग्लास ट्यूब ऑफ ड्रॉपर। एक ड्रॉपर के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप, जैसे वाटर फिल किया था ऐसे वो फिल हो जाता है। दूसरा, राइज ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन द लॉन्ग प्लास्टिक स्ट्रॉ, जो हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो स्टक करते के साथ ही कोल्ड ड्रिंक ऊपर आ जाती है। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा है स्टिकिंग ऑफ शकिंग हुक, सक्शन हुक ऑन द वॉल ऑफ अ रूम, जैसे कि हम जो शकिंग वो लगाते हैं, सेक्शन बल्ब वो लगाते हैं। आप देखना जैसे क्या बोलते हैं उसको, हुक होता है जिसको हम प्रेस करते हैं तो दीवार पे चिपक जाता है, ठीक है, एक वो। और फोर्थ है राइज ऑफ मर्करी इन द ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर, कि थर्मामीटर के अंदर जो मर्करी है उसके लेवल के अंदर राइज होना। चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता? और दूसरे, एक तो ड्रॉपर के अंदर आयोडीन का फिल हो जाना, एक स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीना, ठीक है, एक दीवार के अंदर हुक को लगाना एयर के थ्रू, और फोर्थ ऑप्शन कौन सा बताया मैंने, थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी के लेवल का इंक्रीज होना। राइट, ऑप्शन नंबर डी, थर्मामीटर के अंदर राइज इन मर्क्यूरी लेवल, दिस इज नॉट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाकी सभी देखो, ड्रॉपर का केस मैंने भी आपको समझाया था कि जो हमने इससे पहले ड्रॉपर का केस लिया था, वो हम जब उसको प्रेस कर रहे थे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो फील हो रहा था, तो ये भी वही है। स्ट्रॉ से हम जूस पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम किसी भी हुक को स्ट्राइक प्रेस कर रहे हैं, दीवार में शक कर रहे हैं, एयर उसकी निकल जाती है, तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का केस है। और लास्ट में जो थर्मामीटर के अंदर मर्करी लेवल का राइज हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक पर डिपेंड नहीं करता, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की यूनिट क्या होती है वो बताना है आपको, पास्कल, केल्विन, न्यूटन और मकबर्ग। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। The following change appreciably when a batsman hits a moving cricket ball। देखो जी, पहला है इसमें शेप, दूसरा है ये डायरेक्शन, तीसरा केस है इसके अंदर साइज, और फोर्थ है इसमें स्पीड। तो फर्स्ट अंदर हमारे पास ए एंड बी, सेकंड ऑप्शन बनता है बी एंड सी, थर्ड ऑप्शन बनता है ए एंड सी, और फोर्थ ऑप्शन बनता है बेटा बी एंड डी। अगर एक, वेरी गुड, एक बैट्समैन एक शॉट मारता है बॉल को, तो जैसे ही बॉल मूव करती है तो उसकी क्या क्या चीज चेंज होती है, एक तो और उसकी स्पीड चेंज होती है। ना तो बॉल की स्पीड चेंज होती है क्योंकि बॉल अगर राउंड में तो फ्लैट तो होती नहीं है, बॉल तो वैसे की वैसे रहेगी। दूसरा, ना बॉल का साइज चेंज होता है, ऐसा तो नहीं हमारे पास क्रिकेट की बॉल है और वो फुटबॉल की बॉल बन जाती है क्रिकेट के शॉट लगते के साथ, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये ऑप्शन बी एंड डी,
ये ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपको बताना है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स का इफेक्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, पहला ऑप्शन है अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दूसरा है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और डी है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। Force can be change the composition of an moving object. This is the correct answer, क्योंकि force composition नहीं कर सकता है, force direction change कर सकता है, shape change कर सकता है और speed change कर सकता है, बट कभी भी किसी की composition को force change नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा ऑप्शन आता है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड ऑप्शन आता है फ्रिक्शनल फोर्स, और फोर्थ ऑप्शन इज मैग्नेटिक। बताइए ऑप्शन फ्रिक्शनल फोर्स। वेरी गुड, अब ध्यान से समझो, आंसर इसका फ्रिक्शनल फोर्स है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कई बच्चे फ्लो फ्लो में क्या करते हैं, नोट वर्ड पढ़ना भूल जाते हैं और उनको क्या समझ में आता है कि कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो तीनों ऑप्शन पे टिक कर जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे भी, ग्रेविटेशन पे भी, मैग्नेटिक पे भी। तो क्वेश्चन हमारा हो गया गलत। एग्जाम में अगर एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस में आपने एक ऑप्शन की बजाय दूसरे पे टिक कर दिया या एक को क्रॉस करके दूसरे पे टिक कर दे, तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन सिलेक्ट करता है वही आंसर होता है। ठीक है बच्चे, तो हम क्या बोले इसमें, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following scientist gave the idea of the existence of gravitational force, कौन से साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। तो पहला साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, दूसरा जेम्स वॉट, तीसरा फेराडे और फोर्थ है न्यूटन। वेरी गुड, न्यूटन एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो लॉ क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो न्यूटन ने क्या कहा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दोनों की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके होगी, दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये न्यूटन से ग्रेविटेशन होता है। Some mustard oil is kept in a beaker. It will exert pressure. It will exert pressure. कह रहा है कुछ मस्टर्ड ऑयल को एक बीकर में डाला और वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अब फर्स्ट ऑप्शन है डाउनवर्ड ओनली, सेकंड है साइडवेज ओनली, थर्ड अपवर्ड ओनली और फोर्थ है इन ऑल डायरेक्शंस। विच इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, एक कंटेनर के अंदर एक, सॉरी, एक कंटेनर में एक ऑयल को डाला गया, ठीक है। तो ऑप्शन पहला क्या है कि वो ऑयल सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, सेकंड ऑप्शन है वो ऑयल सिर्फ साइड में फोर्स लगा रहा है, फोर्थ ऑप्शन है वो ऑयल अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, वो ऑयल हर डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर रहा है, प्रेशर। आंसर है, मैंने लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, जिस जिस कंटेनर में लिक्विड को रखता है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है। तो इन ऑल डायरेक्शंस। वेरी गुड,
A pressure of 10 kilopascal acts on an area. एक प्रेशर है जो कितना दे रखा है हमें 10 किलो पास्कल, 10 किलो पास्कल ऑन एन एरिया। एरिया गिवन है हमें 0.3 मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? व्हाट विल बी द फोर्स। निकाल के फटाफट सोल्व करके बताओ अभी जल्दी से। नोटबुक निकालो, पेन निकालो, जल्दी सोल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हरी अब। प्रेशर का फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर आप फोर्स निकालें तो फॉर्मूला बन जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। जल्दी सोल्व करो और आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा इसका। याद रखना 10 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल के अंदर होते हैं 1000 पास्कल। तो 10 किलो पास्कल किसके इक्वल हो जाएगा? 10,000 पास्कल। करो जल्दी सोल्व इसको। आंसर बताओ जल्दी से मुझे। क्या किसी ने सोल्व? नमन? हाँ, जल्दी सोल्व करो। गौरव, दीपिका? बेटा किलो पास्कल किस लिए निकालना है आपको? फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है। आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। प्रेशर कितना दे रखा है? 10,000 मल्टीप्लाई में एरिया कितना दे रखा है? 0.3। पॉइंट हटा के अपॉन में 10 कितना आ गया? 3000 न्यूटन। आंसर सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। पॉइंट हटाया, उसकी जगह नीचे जीरो लगा दी मैंने, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है बेटा, क्या नहीं समझ में आया? बोलो। आप समझ में आ गए बेटा? तो आज का हमारा यही टॉपिक था, रिवीजन पोर्शन। कल हम इसके वेरी शॉर्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कल इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कीजिए ताकि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए आप उन क्वेश्चन का करेक्टली आंसर दे सके। क्या बेटा? और किसी बच्चे को कोई डाउट इस चैप्टर में? एनीवन? बेटा नोट्स तो मैंने आपको सेंड कर चुका ऑलरेडी इस चैप्टर के सारे। नहीं, और नहीं भेजे हैं। जो आपको सेंड किए थे मैंने बस वही नोट्स हैं, और वही आपको फेयर नोटबुक के अंदर लिखने हैं और उन्हीं को लर्न करना है आपको। और जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैंने आपको दी है वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है बेटा? हाँ बच्चे बोलो। हाँ बोलो। बेटा इस मंथ का जो प्लानर है उसमें आपका रिवीजन पोर्शन है कंप्लीट। जून का जो प्लानर है इसमें आपका फिजिक्स का जो भी चैप्टर है उसका रिवीजन है। ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है क्या पता आपकी समर वेकेशन हो अभी इसके लिए कोई पर्टिकुलर मैसेज नहीं है। इसी वजह से मैंने अभी आपको शुरू नहीं करवाया नेक्स्ट चैप्टर। हाँ जी। 31 एंड 32। बेटा देखो, स्कूल ऐप के अंदर मैंने सारे असाइनमेंट्स भेज रखे हैं। आप स्कूल चेक ऐप के अंदर ना होमवर्क में चेक कीजिए एक बार। क्लास वर्क में चेक करें। एक बार क्लास वर्क में चेक करें, नहीं तो आप मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना कि कौन कौन से असाइनमेंट आपको करने हैं। आज का होमवर्क यही है आपका कि आपको ये जो चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, ये कंप्लीट लर्न करना है अच्छे से। ठीक है? और जो डाउट है उसको नोट करके रखना ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करें फिर। ठीक है? ओके बेटा।
थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।